पूजा। हेलो। हाँ सर, शुरू कीजिए आप। हेलो, शुरू करोगे? यस सर, यस सर। ओके। सो नमस्कार आप सभी को। जैसे कि आप आपके स्क्रीन मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? यस सर। या गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आप सभी को पता है कि आज का वेबिनार हम सोयाबीन कल्टीवेशन के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि इसके बारे में जो भी जानकारी है सोयाबीन कल्टीवेशन के बारे में वो हम आज आपको हम यहाँ देने वाले हैं। और वेबिनार के बाद में अगर कोई आपको सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सोयाबीन एक ऑयल सीड क्रॉप है जिसको हम मतलब जो खरीफ सीजन की इम्पोर्टेंट क्रॉप है। आप सभी को पता है कि जैसे कि अ, हम ये जो फसल जो है सोयाबीन की ये मतलब बड़े तौर पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीन स्टेट में ज्यादा तौर पर होती है। तो सबसे बड़ा जो एरिया अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में, उसके बाद में महाराष्ट्र में है और उसके बाद में राजस्थान का नंबर आता है। उसके बाद में फिर आंध्रा, सॉरी तेलंगाना, कर्नाटका, ये तो है, लेकिन उसमें थोड़ा एरिया कम है। लेकिन मेजर तौर पे अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये तीन स्टेट में ये फसल ज्यादा तौर पे उगाई जाती है। खास तौर पे महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो विदर्भ एरिया जो है महाराष्ट्र का, उस एरिया में वो ज्यादा तौर पे होती है। और उसी तरह से मध्य प्रदेश का जो मालवा एरिया है और जो राजस्थान की बॉर्डर, राजस्थान का एरिया जो महाराष्ट्र को सॉरी मध्य प्रदेश को लग के है, उस एरिया में ये सोयाबीन की फसल ज्यादा होती है। तो आप अगर सोयाबीन के
जो एरिया के बारे में अगर हम देते हैं और उसका प्रोडक्शन के बारे में देते हैं, तो ये वैसे इसका महत्व इसलिए है कि हमारी जो तेल का जो डिमांड है, ये सोयाबीन की फसल पूरी करती है। ठीक है। वैसे देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में इसका प्रोडक्शन जो है वो 352.47 मिलियन टन, ये जो टोटल उसका मतलब प्रोडक्शन होता है, ये मतलब 2022-23 के जो आंकड़े हैं, उसमें से ये दिखता है कि 3,353 टन, मिलियन टन, इतना प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में होता है। उसके बाद में एरिया की अगर बात करते हैं तो 136.82 मिलियन हेक्टर ये इसका एरिया है। तो सर आवाज ब्रेक ब्रेक हो रहा है। सर आप म्यूट हो गए सर, अनम्यूट करिए। तो तो अगर एरिया की हम बात करेंगे तो आप देखते हैं कि सोयाबीन जो है प्रिडोमिनेंटली जो रेनफेड क्रॉप है, जो कि रेनफेड क्रॉप इसको बोलते हैं कि जो वर्षा आधारित खेती जो इसको बोलते हैं कि बेसिकली द फार्मर्स ग्रो द क्रॉप्स ड्यूरिंग खरीफ सीजन, और जो ऊपर के पानी पे ही होता है, उसको कोई इरिगेशन वगैरह उनको मिलता नहीं है, उसको हम रेनफेड क्रॉप बोलते हैं। तो सोयाबीन ये प्रमुखतः जो वर्षा आधारित के मतलब आधारित फसल है। जनरली लोग इसको खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ये मेजर एरिया है। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं, मतलब भारत देश की बात करते हैं, तो उसका जो एरिया है 130 लैक्स हेक्टर एरिया है, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में वो डिवाइड हुआ है। अराउंड अगर पूरे इंडिया की अगर बात करते हैं, तो भारत देश की बात करते हैं, तो अराउंड 52% एरिया जो है मध्य प्रदेश में आता है, और 45% एरिया महाराष्ट्र में आता है, और बाकी एरिया फिर अलग स्टेट में आता है। और जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब पर हेक्टर, क्विंटल पर हेक्टर, वो बहुत कम है। मतलब हम ब्राजील की बात करते हैं या अमेरिका की बात करते हैं या चाइना की बात करते हैं, उस कम सेंसेस में अगर देखेंगे तो हमारे देश की जो प्रोडक्टिविटी जो है पर हेक्टर, वो 9.5 to 12 क्विंटल ही है, जो कि बहुत ही कम है। तो इसलिए हमें इसमें बहुत ही स्कोप है कि इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो आज के इस वेबिनार में हम ये देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं, अगर अगर कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमको उसके ऊपर अगर हम अच्छे से ध्यान देंगे, और वो अगर हम किसान लोग करेंगे, तो उसका निश्चित ही प्रोडक्शन ये बढ़ने वाला है। तो इसके ऊपर में हम आज जो अगली स्लाइड आने वाली है उसमें हम देखेंगे। तो इसीलिए हमको यही पॉइंट पे ऊपर में ज्यादा फोकस करना है कि ये प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़े, प्रोडक्टिविटी जो है लैंड की कैसे बढ़े, जो कि 9.5 से 12 क्विंटल पर हेक्टर जो है उसको हमको 15 क्विंटल, 20 क्विंटल पर हेक्टर या 25 क्विंटल पर हेक्टर, इसे किसकी कैसे की जाए, वो हमें उसमें रिजल्ट देखना है। तो ये जो आपकी स्लाइड है उसके ऊपर में आपको दिख रहा होगा रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी, कि ऐसे कौन से कारण हैं कि जिससे हमारे जो सोयाबीन की फसल है उसमें प्रोडक्टिविटी कम है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले के स्लाइड में 9.2 to 12 क्विंटल ही हमारी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर है। तो पहला जो रीजन है जो लो प्रोडक्टिविटी का, जिस आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि इसका जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे जो किसान है वो, मतलब उसका जो अडोप्टेशन जो है, अडॉप्शन जो है वो बहुत कम है। मतलब जो टेक्नोलॉजी करनी चाहिए, जैसे कि अच्छे बीज लेने चाहिए, अच्छे वेराइटी लेनी चाहिए, उसका सीड सोइंग के पहले उसका जर्मिनेशन टेस्ट होना चाहिए, फॉरवर्ड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट होना चाहिए, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होना चाहिए, उसका सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये जो रीजंस है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो कि मैंने 5 रीजंस आपके सामने आपको दिख रहे हैं, तो इसको ऊपर में हमको काम करना पड़ेगा। सही है। तो पहला जो है हमारी जो अडोप्टेशन रेट जो टेक्नोलॉजी का वो बहुत ही कम है। एंड हमारे जो किसान है उसमें अवेयरनेस भी इतना नहीं है कि उसको सीड ट्रीटमेंट किया जाए, उसकी क्वालिटी सीड यूज किया जाए, उसका जर्मिनेशन टेस्ट किया जाए। अब बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि जैसे कि अभी खरीफ सीजन आने वाला है,
आप सभी को पता है यहाँ जो लोग आज जुड़े हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश से होंगे या महाराष्ट्र से होंगे या फिर राजस्थान से होंगे या और कई स्टेट से होंगे, तो उनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे कि अभी जनरली जो मानसून सीजन जो है, अभी हमारे यहाँ इन स्टेट में 10 जून से लेके जून के लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक शुरू हो जाता है। जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे वैसे वैसा मानसून आगे आगे बढ़ते जाता है साउथ रीजन से लेके। जैसे कन्याकुमारी में 1-2 तारीख को आता है, महाराष्ट्र में 10-15 तारीख के बीच में आता है, और धीरे 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 वो ऊपर जाता है, मतलब जम्मू कश्मीर की तरफ, राइट। तो अगर हमको ये पता है कि हमारे यहाँ बारिश होने वाली है और हम ये सोयाबीन की फसल लेने वाले हैं, तो पहले तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम कौन सा बीज यूज करने वाला है, वो क्वालिटी सीड है क्या नहीं है। अगर वो क्वालिटी सीड है तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो हमारे पास में बीज है या फिर आप बाजार से बीज ला रहे हो, वो अच्छी क्वालिटी का है क्या, वो सर्टिफाइड सीड है क्या। हमें जो बीज मतलब जो हमें जो वेराइटी बताई गई है, जो हमारे एरिया के लिए रिकमेंड की गई है, वो वेराइटी हम लगा रहे हैं क्या, वो कितनी दिन की वेराइटी है, हमारी मिट्टी कैसी है। तो ये चीजों में ध्यान पे रखते हुए हमको पहले हमने वेराइटी का सिलेक्शन करना पड़ेगा। और वेराइटी का सिलेक्शन करके अगर हमारे पास में खुद का बीज है, अगर हमने रखा है, तो उसका पहले जर्मिनेशन टेस्ट करना चाहिए। या फिर आप मार्केट से भी बीज लाते हो तो उसका भी जर्मिनेशन टेस्ट होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हमने महाराष्ट्र में भी देखा है, 3-4 साल से हम कंटिन्यूस देख रहे हैं या 10 साल से देख रहे हैं कि जो बीज भी हमें मिलता है उसका जर्मिनेशन ही ठीक से नहीं होता है। तो जर्मिनेशन अगर ठीक से नहीं होगा, तो जो बीज हम अपने खेती में लगाएंगे, तो उसका हमें जो नंबर ऑफ प्लांट्स हमें मिलनी चाहिए हमारे खेत में, वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जर्मिनेशन परसेंटेज हमारा 75 to 80 के बीच में होना चाहिए सोयाबीन का। जनरली हम जो सोयाबीन का बीज होता है उसका जो अगर जर्मिनेशन परसेंटेज टेस्ट करेंगे, तो जनरली 75 to 80% के बीच में जर्मिनेशन उसका होना चाहिए। अगर वो जर्मिनेशन उतना नहीं है तो हमें सीड रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो जर्मिनेशन नहीं है, तो अगर वो हमने बिना टेस्ट किए हुए अगर वो बीज हम हमारे खेत में लगाते हैं, तो हमारे जितना प्लांट पॉपुलेशन है वो नहीं मिलेगा, तो हमें जो यील्ड आना चाहिए वो नहीं होगा, है ना। तो जो भी हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जो भी हम उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो अननेसरी हमारा पैसा उसके ऊपर में जाता है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि लगाने के पहले हमारा सीड जो है उसका जर्मिनेशन टेस्ट होना चाहिए, चाहे आप मार्केट से लाओ या फिर आप अपने घर का सीड यूज करते हैं। तो ये चीजें है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और वो जर्मिनेशन टेस्ट कब करना चाहिए, अभी करना चाहिए, ये समय है, क्योंकि अभी हम आज की 24 तारीख है, राइट। तो अभी हम 10 तारीख को अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेते हैं, 10 तारीख को हमको ये बीज बोना है, तो अभी उसको जर्मिनेशन टेस्ट करने के लिए वो हमको सीड निकालना पड़ेगा, उसको थोड़ा छांव में सुखाना पड़ेगा। उसके बाद में उसका हम जर्मिनेशन जर्मिनेशन टेस्ट करने के लिए भी 5-6 दिन 6-7 दिन लगते हैं। तो इसीलिए वो अगर वो जर्मिनेशन टेस्ट हमारा ठीक से नहीं है तो हमको फिर दूसरे सीड का इंतजाम करना पड़ेगा। तो ये चीजें हमको ध्यान में देने, तो ये लोग यही गलती करते हैं। इसलिए मैं ये पॉइंट के ऊपर में ज्यादा आपको फोकस कर रहा हूँ कि हमें हमारे पास में जो बीज है या मार्केट से बीज जो लाया हुआ है, उसका जर्मिनेशन सही है कि नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर ये सब सही होगा तो देन हम इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के ऊपर में अच्छे से उसको खाद डालेंगे, उसका पेस्ट डिसीज मैनेजमेंट करेंगे, वीड मैनेजमेंट करेंगे, उसको न्यूट्रिशन देंगे, उसमें हम रेस बेड पे लगाना है या कैसे लगाना है, प्रॉपर डिस्टेंस रखना है, वो देखेंगे। तो ये जो रीजंस है आपके इसमें दिख रहे हैं, वो आपको ये जो कारण है जिसमें हमको प्रोडक्टिविटी कम आती है, तो इसके ऊपर में हमको काम करना है, आगे में हम देखेंगे। आगे में हम देखते हैं कि सोयाबीन के लिए किस तरह की मतलब क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का वातावरण चाहिए उसको। तो पहले जो है ये जो सोयाबीन क्रॉप जो है उसको वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, जो कि हमें खरीफ सीजन में मिलता है। आप देख रहे होंगे कि दूसरा पॉइंट है क्रॉप ग्रो वेल इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज बिटवीन 750 से 1000 मिलीमीटर। तो जहां एरिया में 500 से लेके 750 लेके 1000 तक भी रेनफॉल है, ऐसी एरिया में जनरली ये सोयाबीन की फसल लेते हैं। अब 750 तो 1000 रुपये इसलिए मैंने बताया कि जो सोयाबीन को जो पानी चाहिए, मतलब उससे ग्रोथ स्टेजेस पे, तो जहाँ 750 से 1000 मिलीमीटर का रेनफॉल है उसमें वो अच्छे से मिलता है। ऐसा नहीं है कि 500 मिलीमीटर वाले ग्रो नहीं कर सकते हैं, वो भी ग्रो करते हैं बेसिकली।
लेकिन ये अगर रेनफॉल अगर उसमें होता है, इतना मिलीमीटर रेनफॉल आपके एरिया में होता है, तो वो अच्छा माना जाता है। उसकी ह्यूमिडिटी जो है 70% के करीब लगती है अच्छे क्रॉप ग्रोथ के लिए। टेम्परेचर जो है ये 20 से 30 डिग्री तक लगता है। सो ये जो पैरामीटर्स है, ये आपको ये सोयाबीन क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट है। और खास तौर पे हमने देखा गया है कि जब सोयाबीन की फसल जो पकने के लिए आती है, जब मतलब उसका ग्रेन फिलिंग होता है, तब उसकी थोड़ी पानी की जरूरत होती है। तो उसलिए अगर हम एक इरिगेशन उसको देते हैं अच्छे से, तो उसका ग्रेन फिलिंग अच्छा होता है। मतलब फ्लावरिंग के टाइम अगर उसमें आपकी जो जमीन है उसमें अगर नमी होती है, प्रॉपर मॉइस्चर होता है, सो आपको अच्छी यील्ड मिलने के पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। तो ये जो है, इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आपको ये पैरामीटर्स जो है आपके एरिया में जहाँ सोयाबीन लगा रहे हैं, वो है क्या नहीं है, ये सब रिक्वायरमेंट मीट आउट कर रहे कि नहीं कर रहे, ये आपको ध्यान देना है। ओके। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉइल। हम हमेशा बोलते हैं कि सॉइल जो है वो आपकी किस तरह से होनी चाहिए, तो ये आप इस स्लाइड में देख रहे हो। सो मीडियम टू हेवी सॉइल, राइट। सो जैसे कि मैंने बताया कि सोयाबीन ये वर्षा आधारित खेती के ऊपर में हम लगाते हैं, रेनफेड एग्रीकल्चर हम में करते हैं। तो इसीलिए हम जो एरिया में, जैसे कि हम मध्य प्रदेश की बात की, वहाँ वहाँ ब्लैक सॉइल है, महाराष्ट्र में भी ब्लैक सॉइल है। जिस एरिया में ये सोयाबीन की फसल लेती है, मोस्टली उस एरिया में ब्लैक सॉइल है, राइट। लेकिन ये जो फसल है, अगर ज्यादा ब्लैक सॉइल होती है, मतलब एकदम काली चिकनी मिट्टी जो होती है जिसका क्ले कंटेंट अगर 60% के अबव है, और वो अगर वहाँ वाटर स्टैग्नेट होता है, पानी की जमा होता है, तो उस खेत के ऊपर में पानी निकासी की सुविधा हमको करनी चाहिए। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जो जिस खेती में हम कर रहे हैं वो वेल ड्रेन होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पानी निकासी उसमें होना चाहिए। नहीं तो सोयाबीन की फसल उस वैसे भी मार खाती है, उसके जो ग्रेन्स है वो प्रॉपरली हिल नहीं होते, उसमें जो है आपकी फसल का जो ब्रांचिंग जो है वो भी ठीक नहीं होता है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। सो ये पॉइंट आपको सही से पता होना चाहिए कि भाई हमारी जो खेती में हम जो सोयाबीन लग रहे हैं, वहाँ का पानी जो है कहीं भी भरना नहीं चाहिए, वहाँ निकासी पानी की अच्छी होनी चाहिए। फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए जिसका पीएच है 6 to 7.5 के बीच में होना चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ सॉइल is very much suitable for the soybean cultivation. So under this soil, you can grow soybean crop and you will get the good production also under this condition. तो ये आपने ध्यान में देना चाहिए। और दूसरा जो है, आप अगर सलाइन और सोडिक सॉइल जो है, उसमें मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि जर्मिनेशन आपका ठीक नहीं होगा, तो आपको सीड रेट बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसे सॉइल में आपको सोयाबीन की फसल लगानी नहीं चाहिए। और जहाँ शैलो डेप्थ है, ऐसे इसमें भी हम सोयाबीन की फसल लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये क्योंकि उसको वाटर जो हम अगर रेनफेड क्रॉप में अगर बात करते हैं, अगर बारिश नहीं आती है, तो ऐसे इसमें हमको जो प्रॉपर यील्ड चाहिए वो नहीं आता है, और जो भी हम खर्चा करते हैं वो वेस्ट जाता है। तो इसलिए जहाँ एकदम शॉलो सॉइल है, मतलब 10 से 12 सेंटीमीटर ही डेप्थ है, या 15 सेंटीमीटर, 20 20 सेंटीमीटर ही डेप्थ है, ऐसे इसमें सोयाबीन की फसल लेनी नहीं चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ये वाटर लॉगिंग जो है इज इंजीरियस टू द क्रॉप, ये आपने देख लिया है। कोई जहां भी आप सोयाबीन की फसल लगा रहे हो, चाहे अगर आप रेस बेड पे लगाते हो, तो दैट इज वेल एंड गुड। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि जो भी बारिश गिरेगा वो निकल जाएगा, क्योंकि जो फसल की जो मेन एरिया है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कि जो विदर्भ का एरिया है, जहाँ 600 के 1000 मिलीमीटर का रेनफॉल होता है, कभी कभी ज्यादा ज्यादा बारिश भी होती है। तो इस केस में अगर ऐसा कुछ होता है, तो ये पानी निकलना चाहिए। तो ऐसे तो इस ऐसे सॉइल की हमें जरूरत होती है। उस तरह जितना ऑर्गेनिक कार्बन आपके खेत में ज्यादा होगा, उतना सोयाबीन की का जो आपका प्रोडक्शन है वो ज्यादा मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। सो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आपको एफआईएम जो है वो आपको वहां डालना है। ये भी ध्यान में देना चाहिए, जो कि आप इस स्लाइड में देख रहे हो। तो जब भी हम लैंड प्रिपरेशन करते हैं, उसमें प्रॉपर आपको प्लोइंग आपने करना चाहिए, हैरोइंग करना चाहिए। और वो जो खेती है जिसमें आप हम जो सीड ड्रिल यूज करके ये जो सोयाबीन जो बोने वाले हैं, तो ऐसे केस में हमको अच्छे क्वांटिटी में एफआईएम उसमें डालना चाहिए। तो कितना डालना चाहिए, जैसे कि 10 टन पर हेक्टर है। अब ये 10 टन पर हेक्टर के इतने क्वांटिटी में अगर आपके पास में उपलब्ध है, तो आप 10 टन भी डाल सकते हो। अगर ज्यादा है, सो आप ज्यादा भी डाल सकते हो। लेकिन क्या होगा, एफआईएम का काम क्या होता है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई ये करता है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट करता है, चाहे स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर है। सो बेसिकली ये रोल है एफआईएम का, फार्म यार्ड मैन्योर
या यू कैन ऐड वर्मी कंपोस्ट या फिर पोल्ट्री मैन्यूअर। जो जो भी आपके पास में ऑर्गेनिक सोर्स है, वो ऑर्गेनिक सोर्स आप अपने खेती में यूज कर सकते हैं, जो कि हमारी सॉइल का हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। समझ गए? तो इस तरह से आपको ये सब चीजें जो है आपको देखना चाहिए एट द टाइम ऑफ लैंड प्रिपरेशन। तो इसीलिए हमने ये वेबिनार अभी कर रहे हैं कि ये सब चीजें, अगर आपको अभी बोने के लिए 15 दिन है या 20 दिन है या 1 महीने का टाइम है, तो आपने ये किसान भाई जो है उनको ये बताना चाहिए, हमको भी ये पता होना चाहिए कि हमें सोयाबीन का प्रोडक्शन, हम सोयाबीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और जो हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलना है, लेना है, तो उसको हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहले तो हमने देखा कि उसका जो सॉइल, जो सीड है उसका जर्मिनेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छी वेराइटी का यूज करना चाहिए, फिर उसको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, मिट्टी कैसे होनी चाहिए कि वहाँ वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, काली मिट्टी है उसमें अगर ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट ज्यादा है तो उसमें अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। जहाँ ज्यादा बारिश गिरती है तो हम रेजेंट फरो मेथड यूज कर सकते हैं या ब्रॉड बेड फरो यूज मेथड यूज करते हैं, तो ये यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो है लैंड प्रिपरेशन के बारे में आज अभी हमने देखा कि उसमें कैसे करना चाहिए, प्लोइंग करना चाहिए, हैरोइंग करना चाहिए, और उसके बाद में उसमें एफआईएम, लास्ट हैरोइंग के पहले उसमें एफआईएम की क्वांटिटी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है या कंपोस्ट है, वो आपने डालना चाहिए। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीड ट्रीटमेंट। हमने ये देखा है हमारे बहुत सारे प्रोग्राम में कि हम अगर सीड ट्रीटमेंट करते हैं और जिन फार्मर ने किया है, तो रिचर्ड सो निश्चित ही उसका विगर जो है, जो सीडलिंग का जो जर्मिनेशन होता है उसका विगर अच्छा होता है। देन उसमें पेस्ट एंड डिसीज जो है उसमें कम आते हैं। तो इसलिए ये जो ऐसा इंस्टीट्यूट है या फिर यूनिवर्सिटीज है या केवी के है, ये सलाह देते हैं कि हमने भी पढ़ा है, कि हमने भी देखा है, ये हम हमारे बाइक के प्रोग्राम में भी म, हमारे बहुत सारे जो हमारे अलग अलग प्रोग्राम है अलग अलग स्टेट में, तो हम सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सो बिफोर सोइंग जो हमको सीड ट्रीटमेंट उसको करना है, तो सीड ट्रीटमेंट हम दो तरह से करते हैं, है ना। तो पहला तो जो सीड ट्रीटमेंट जो है, ये किस लिए करते हैं ये आपको ध्यान में देना चाहिए। एक तो पहले है डिसीज प्रिवेंट करने के लिए हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, करेक्ट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले जो हमने ये हमने किसान को बताना चाहिए कि किसान क्या करता है बहुत बार, कि जो अगर वो बैग लाता है मार्केट से, वो बैग में अगर वो मार्केट से बैग खरीद लाता है, हमने कभी भी किसान को ये बताना चाहिए कि आप फाउंडेशन सीड या सर्टिफाइड सीड ही यूज करिए। फाउंडेशन सीड जनरली थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अगर आपको सीड प्रोडक्शन करना है तो देन आपको फाउंडेशन सीड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको हमारे खेत के लिए लगाना है तो हम सर्टिफाइड सीड यूज करना है। तो सर्टिफाइड सीड यूज करते हैं, तो उसमें एक एक कार्बन डेजिम की या फिर थायरम का उसमें एक एक छोटा पैकेट आता है, एक सैचेट आता है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, वो फेंक देते हैं, उसको कुछ नहीं करते। क्योंकि क्या है, जब हम थायरम का पैकेट हम लगाते हैं, मतलब सीड सीड लगान सीड ट्रीटमेंट जब करते हैं, तो वो कभी कभी हमारी आंखों में जाता है। तो आंखों में जाता है तो उसमें हमें वो जलन होती है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि जब हवा नहीं होती है, अगर हमको अगले दिन उसको बोना है, तो उसके सवेरे उसका सीड ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो कौन सा ट्रीटमेंट पहले करना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट बाद में करना चाहिए, उसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। ये नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो पहले हमें क्या करना है, तो केमिकल का सीड ट्रीटमेंट है वो हमें पहले करना है, ठीक है। तो ये कब करेंगे अपन, ये अगले दिन भी कर सकते हैं। कार्बन डिजिम या थायरम, ये जो हम फंजीसाइड के रूप में अगर करेंगे, क्योंकि हमें ये करना है कि हमें हमारी जो फसल है उसमें हमें ये देखना है कि उसमें ज्यादा कोई डिसीज का प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए हमको ये कार्बन डिजिम या थायरम का यूज करना है। कितना करना है, 2 ग्राम पर केजी। इस तो हमें 1 एकड़ के लिए 30 केजी का सीड रेट है। 1 एकड़ के लिए सोयाबीन का कोई भी वैरायटी लगाते हो तो जनरली 30 केजी का सीड रेट रिकमेंडेड है। वो आगे के स्लाइड में देखेंगे हम। तो उसके लिए कितने क्वांटिटी में हमें थायरम या कार्बनडिजिम लगेगा, तो कार्बनडिजिम है 50 वेटेबल पाउडर लगेगा, या थायरम जो है वो भी आपके इसमें आता है। तो ये दोनों अगर ये लेते, कोई भी एक आप उसको लेना है, और 1 केजी के लिए 2 ग्राम, तो 30 केजी के लिए कितना लगेगा, 60 ग्राम लगेगा। तो ये क्वांटिटी में लेना है, और अगले दिन आपको केमिकल का सीड ट्रीटमेंट करना है, ठीक है।
तो उसके बाद में हमको क्या करना है, ये नीचे में दिया है कि ट्राइकोडर्मा या राइजोबियम, क्योंकि आपको पता है कि सोयाबीन ये दलहन वर्गीय फसल है, राइट। ये दलहन वर्गीय फसल मतलब ये उसमें जो रूट नोडुल होते हैं, आप अगर सोयाबीन का कभी आप मतलब ये आप उसको उखाड़ेंगे अपना जो प्लांट, तो उसमें आपको देखेंगे कि आपके जो उसकी जो रूट्स होते हैं उसके ऊपर में ऐसे ये होते हैं, उसके गोल गोल ऐसे नोडल्स होते हैं उसमें ऊपर, अगर उसको आप उसको क्रश करेंगे तो रेड कलर का उसमें से ऐसा लिक्विड बाहर से निकलता है। तो ये जो होता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन उसमें करते हैं, तो इसलिए जो है हम जो फर्टिलाइजर्स है ये सोयाबीन में हम कम रिकमेंड करते हैं और कम देते हैं। जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, बेसिकली दिस इज द लेग्यूमिनस क्रॉप, सो दैट्स व्हाई हमको उसको राइजोबियम का इसको सीड ट्रीटमेंट करना है। अगर हम राइजोबियम का सीड ट्रीटमेंट करेंगे और ट्राइकोडर्मा करेंगे तो उसीलिए हमको ये दूसरे दिन करना है। तो पहले दिन हमको केमिकल का सीड ट्रीटमेंट करना है जिसमें आप कार्बेंडाजिम या फिर थायरम यूज कर सकते हैं, दो में से कोई तो भी यूज करना है। और दूसरे दिन सवेरे बोने के पहले मतलब सोइंग के पहले आपको ट्राइकोडर्मा और राइजोबियम का आपको उसको सीड ट्रीट करना है 2 से 4 घंटा पहले। और उसको ये सब चीजें जो है वो आपको छांव में करनी है, धूप में नहीं करना है। तो ये चीजें आप जब करेंगे तो आपका जो सोई के बाद में जो जर्मिनेशन होगा वो आपका विगर अच्छा रहेगा, उसमें अच्छे से रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा। और जितना विगर ज्यादा होगा उसमें ब्रांचेस भी ज्यादा आएंगे, और हमारा जो पौधा है वो न्यूट्रिएंट अच्छा अपटेक करेगा सॉइल में से। तो ये जो है इसलिए हमको सीड ट्रीटमेंट बिफोर सोइंग हमको करना है। ठीक है, कोई भी वैरायटी आप यूज कर रहे हो, चाहे घर का सीड यूज कर रहे हो चाहे बाहर का आप मार्केट से ला रहे हो, तो ये आपको करना है। राइजियम जो है आप आजकल मार्केट में लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं या फिर चारकोल बेस भी मिलते हैं। तो आपको अगर चारकोल बेस है तो 250 ग्राम 10 kg के लिए यूज करना है। अगर लिक्विड है तो 10 से 15 ml में काम चल जाता है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा है तो 4 ग्राम पर केजी सीड सीड रेट मतलब केजी पर केजी आपको लगता है, तो ये इसमें देना है। लेकिन ट्राइकोडर्मा का अगर सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो वो भी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेगा, अच्छा रिजल्ट्स इससे मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देन सीड रेट और सोइंग की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला है कि 30 kg सीड रेट इनफ है सोयाबीन के लिए। लेकिन ये कैसे बोल रहा हूँ, अगर आप सीड ड्रिल से यूज करते हो लेकिन जर्मिनेशन आपका अच्छा है, जर्मिनेशन 70% के अभाव है, तो ये सीड रेट आपको 30 kg पर एकड़ या 70 to 75 kg पर हेक्टर आपको यूज करना है। अगर आपका जर्मिनेशन 60% है या 50% है, देन यू हैव टू इंक्रीज द सीड रेट। करेक्ट। बहुत सारे किसान यही गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी जो है उसमें आपको ये ध्यान आया कि मेरे पास में जो बीज है मैंने मार्केट से लाया है या मेरे घर में है, उसका जर्मिनेशन अबाउ 70% है क्या नहीं है। अगर है देन यू विल गो फॉर द सीड रेट। अगर वो नहीं है तो देन यू हैव टू इंक्रीज द सीड रेट, राइट। तो आपको 80 kg 85 kg या 90 kg इस तरह से आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या है कि हमको ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन चाहिए, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन रहेगा, सो देन ओनली वी विल गेट द गुड प्रोडक्शन। मतलब नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा रहेंगे तो उसमें उसमें सीड ज्यादा अच्छे से आएगा, उसमें प्रोडक्शन अच्छा आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें इस बेसिस के ऊपर में हमारा सीड रेट कम ज्यादा करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप बताने रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर हम रिजेस एंड फरो में अगर लगाते हैं और डिबलिंग मेथड से अगर ये लगाते हैं, सो आपको 15 kg की सीड रेट लगाना पड़ेगा। सो देन जो हम डबलिंग फार्मर डबलिंग फार्मर्स इनकम की बात करते हैं, तो उसमें क्या किया हमने, रेजेंट फरो मेथड से अगर यूज किया तो हमें 30 kg के बजाय 1 एकड़ में हमको 15 kg सीड लगा या 12 kg सीड लगा। तो जितना हमें डबल सीट जो हमें 30 kg लगता था वो हाफ ही लग गया, तो उतना पैसा हमारा बचा। ठीक है, उतना सीड ट्रीटमेंट का खर्चा बचा। लेकिन हमें सोइंग करना है तो वो डिबलिंग मेथड से करना है, तो वो उसका थोड़ा आपको खर्चा आ सकता है, लेकिन उसमें प्रोडक्शन भी ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। और ये हमें देखा भी है, हमने खुद एक्सपेरिमेंट किए हैं सीड प्रोडक्शन में, और सीआरएस में भी हमने लगाया था, फार्मर्स फील्ड पे भी लगाया था, बहुत जगह लगाया था। हम हर एक बहुत सारे प्रोजेक्ट में हमने लगाया, तो उसमें हमारा जो 10 20 मतलब 7 से 8
क्विंटल पर एकड़ का जो प्रोडक्शन हमें आता है वो हमें 12 से 14 क्विंटल पर एकड़ मिला है, या कुछ कुछ फार्मर को 14-15 क्विंटल मिला है, और एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं यार। तो इसलिए से हम किस तरह से लगा रहे हैं, कितना सीड रेट चाहिए उसके ऊपर में डिपेंड होता है। अगर आप सीड ड्रिल से लगा रहे हो या तो आपको 30 kg सीड रेट लगेगा, और जर्मिनेशन अच्छा है तो 30 kg लगेगा, जर्मिनेशन कम है तो आपको ज्यादा सीड रेट यूज करना है। ये जो सोइंग की मेथड है जिसमें आप देख रहे हैं कि सोइंग शुड बी डन आफ्टर रिसीविंग द रेन, बहुत सारे किसान क्या करते हैं, बारिश आने के पहले ही सोयाबीन की फसल का बुआई करते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमें पता नहीं है कि बारिश कब आने वाली है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम वो सोयाबीन की बुआई कर देते हैं, और फिर उसमें बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, या फिर उसमें वो हालांकि सोयाबीन में उसका बर्ड का उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वो कभी कम बारिश आती है तो उसमें जर्मिनेशन थोड़ा हो जाता है, और बाद में फिर वो उसका जो उसको जो जितना पानी चाहिए रहता है, मॉइस्चर जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है, और फिर थोड़ा जर्मिनेशन होता है और मर जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि सोयाबीन का अगर हम सोइंग करना है तो उसमें ऑप्टिमम मॉइस्चर उसमें होना चाहिए, देन ओनली आप फार्मर को सलाह देते हैं या देना चाहिए कि आप उसकी सोइंग करना चाहिए। तो 70 to 100 मिलीमीटर रेनफॉल अगर आपके यहाँ होता है आपके एरिया में, देन ओनली यू कैन गो फॉर द सोइंग। करेक्ट, तो ये आपको देना है। और कब तक आपको सोइंग करना है, 15 जुलाई तक ही आपको सोइंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास में एरिया में अगर अगस्त महीने में अगर ये बारिश आई तो आपको अगस्त में लगाओगे, नहीं, आपको फिर दूसरा क्रॉप सोचना है। सोयाबीन के बारे में आपको सोयाबीन का जो प्लान है आपका छोड़ देना है। तो अप टू 15 जुलाई आपको अगर आपके एरिया में अगर बारिश आती है, देन ओनली आप सोयाबीन का फसल लगा सकते हो या उसके में ये कर सकते हो, ये आपको देना है। सो आपको इसलिए आपको ये है कि उसमें सफिशिएंट मॉइस्चर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो जर्मिनेशन अफेक्ट होता है, ये पहले ही मैंने बता दिया है। तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हो कि लाइन स्पेसिंग करना चाहिए। बहुत सारे किसान जो है ठीक से लगाते नहीं है, उसमें प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए। सो जो स्पेसिंग है लाइन टू लाइन की वो 30 सेंटीमीटर to 45 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और जो डेप्थ है 5 से 8 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। ज्यादा डीप सोइंग अगर आपने कर लिया तो भी आपका जर्मिनेशन प्रॉपर होगा नहीं, और वो जो सोयाबीन जो है उसका जर्मिनेशन नहीं होगा तो आपको ऑप्टिमम प्लांट प्रोडक्शन मिलेगा नहीं। तो इसीलिए जो है प्लांट टू प्लांट की स्पेसिंग 30 to 45 सेंटीमीटर के बीच में आपको लाइन टू लाइन टू स्पेसिंग आपको रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में देना है। और प्लांट टू प्लांट की स्पेसिंग जो है रो टू रो जो है वो 4 से 8 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, और उसकी डेप्थ जो है 5 सेंटीमीटर के मुझे 2.5 से 3 सेंटीमीटर के ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। है ना, पहले मैंने 5 सेंटीमीटर बोला था, ये करेक्ट करता हूँ कि लाइन टू लाइन की बीच की दूरी 30 to 45 सेंटीमीटर। अगर ब्लैक सॉइल है, ज्यादा ही ब्लैक सॉइल है तो 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं, थोड़ी हल्की मिट्टी है सो 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्लांट की जो रो टू रो की प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो 5 से 8 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, और डेप्थ जो है 2.5 से 3 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। मतलब उसकी गहराई जो है, जो आप सीड ड्रिल से या किसी इस पे आप या डिबलिंग मेथड से भी कर रहे हो, तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर बिलो ही वो सीड हमको छोड़ना चाहिए। तो पहले हम अगर सीड ड्रिल का यूज करते हैं तो पहले फर्टिलाइजर नीचे जाता है, उसके बाद में सीड गिरता है, तो ये इसमें मैकेनिज्म ऐसे ही होता है। तो अगर आप सीड ड्रिल यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको बाद में सोया उसमें फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है, और जो भी आप फर्टिलाइजर आप दोगे वो प्रॉपर हमारे सीड को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन ये जो पॉइंट है, ड्यू टू रेन डिले इफ सोइंग डिलेड यूज शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको रेन डिले हो गया तो आपको जो आपकी 120 दिन की 130 दिन की वेराइटी है तो वही रखना है, 120 दिन की है तो वही रखना है। सो आपको थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन 15-20 दिन कम की वेराइटी आपको यूज कर सकते हैं, इस तरह से आपको ये करना है। और हाई रेनफॉल एरिया जो है उसमें ब्लैक सॉइल अगर होती है तो उसमें हमारा सोयाबीन का कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। ये फर्टिलाइजर के बारे में है, इसके ज्यादा डिटेल में मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपके इसमें ऑलरेडी दिया गया है कि सोयाबीन का सीड रेट जो है अगर 30 kg पर एकड़ दिया है, 70 to 75 kg पर हेक्टर है, जो कि हमारा जर्मिनेशन 70 के ऊपर में है, तो कितना
हमें 1 हेक्टर के लिए हमें फर्टिलाइजर देना चाहिए। तो यहाँ मैं एक बात करने कहूंगा कि हम बार बार बोलते हैं, इसके पहले के वेबिनार में बोला है, जो कि सॉइल के बारे में हमने लिए थे, या फिर लास्ट टाइम मैंने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के ऊपर भी लिया था। तो उसमें हमने बोला है कि आपको अगर फर्टिलाइजर देना है तो आपके पहले, उसके देने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो कि हमारे क्रॉप जो है, चाहे आप कोई भी क्रॉप लगाओ, उसके लिए वो अवेलेबल पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। whether that nutrient whether that nutrients are available in a sufficient quantity or not, so that you have to ensure, right? So for that, before sowing, you have to test योर सॉइल, राइट? सो अगर आपको पता चले, अगर आपने सॉइल का टेस्टिंग किया है, सो सॉइल टेस्टिंग अगर किया है, उसका जो रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि मेरी मिट्टी में किस न्यूट्रिएंट की कमी है। मतलब नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, या पोटाश की कमी है, क्या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, जैसे आयरन है, मैग्नीज है, या जिंक है। तो ये आपको पता चलेगा। तो इसलिए आप आपका जो फर्टिलाइजर का डोज है, जो न्यूट्रिएंट्स को जिसकी बात करते हैं आप, वो कम ज्यादा कर सकते हो, है ना? आपको एफआईएम तो ऐड करना ही है, बट इन एडिशन टू दैट, इन एडिशन टू एफआईएम, we have to give the nutrients in the sufficient quantities. Whether that nutrient is nitrogen or phosphorus or potassium. So nitrogen, phosphorus and potassium, these are the major nutrients, right? एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि मैंने बताया पहले कि आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, मोलिब्डेनम है ना, इस तरह से बोरॉन है। तो अभी इसमें आपने दिख रहा होगा कि 1 हेक्टर का डोज है ना? 1 हेक्टर के लिए 30 kg नाइट्रोजन, 60 kg फॉस्फोरस और 30 kg पोटाश आपने डालना चाहिए, ठीक है? और उसमें आपको दिख रहा है कि 20 kg सल्फर। ये सल्फर इसलिए बोला है कि सोयाबीन ये ऑयल सीड क्रॉप है, और ऑयल सीड क्रॉप में अगर सल्फर हम डालते हैं तो उसका ऑयल कंटेंट बढ़ता है, और उसमें जो हमारा जो सीड है उसमें शाइनिंग भी आता है। सो दिस इज द रोल ऑफ सल्फर। सो दैट इज व्हाई 20 kg पर हेक्टर सल्फर इज रिकमेंडेड। तो आपने उसमें सल्फर भी डालना चाहिए। तो ये सल्फर आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, या फिर एसएसपी अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज करते हैं, जिसमें 16% फॉस्फोरस होता है, तो उसमें ऑलरेडी सल्फर होता है, सो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेट फर्टिलाइजर भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे यूरिया हो गया, या एसएसपी हो गया, या म्यूरेट ऑफ पोटाश हो गया, या फिर आप जैसे डीएपी हो गया, या 10-26-26 हो गया, या 12-32 हो गया, जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो बोलते हैं आप, दैट ऑल्सो यू कैन यूज। तो आपके ऊपर में डिपेंड है, या किसान के ऊपर में डिपेंड है कि इसको कैसे यूज करना है, ठीक है? लेकिन अच्छा प्रोडक्शन के लिए क्वालिटी सीड होना चाहिए, गुड क्वालिटी वेराइटी होनी चाहिए, गुड वेराइटी होनी चाहिए, सीड ट्रीटमेंट करते होना चाहिए, उसका जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए, सॉइल का प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर सीडेड हमने यूज करना चाहिए बेस्ड ऑन जर्मिनेशन परसेंटेज, एंड न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन भी उसको प्रॉपर होना चाहिए बेस्ड ऑन द सॉइल टेस्ट बेस्ड रिजल्ट। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है? जैसे कि ये मैंने बताया है कि सोइंग में कहाँ फर्टिलाइजर देना चाहिए, तो कभी भी फर्टिलाइजर पहले जाना चाहिए, उसके बाद में सीड गिरना चाहिए। ये सब चीजें हमने दिया है। अगर वहाँ डिफिशियंसी है जिंक सल्फेट, जिंक की, या फिर बोरॉन की, तो हमने 25 kg पर हेक्टर ये जिंक सल्फेट यूज कर सकते हो, 10 kg, या फिर आप बोरेक्स यूज कर सकते हो पर हेक्टर, है ना? तो इस तरह से आपको ये मैनेज करना है। और जैसे कि आप इन केस ऑफ रेन ड्यूरिंग खरीफ सीजन, है ना, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, इन केस ऑफ रेन ड्यूरिंग खरीफ सीजन, इट इज रिकमेंडेड टू गिव 1% पोटेशियम नाइट्रेट इन द फर्स्ट 35 days, और 2% पोटेशियम नाइट्रेट आफ्टर 55 days। तो ये इसको अगर रेन डिले होता है तो आप पोटेशियम नाइट्रेट का 1% का स्प्रे आप 35 days के और 55 days के बाद में कर सकते हो। और हमें नाइट्रोजन का डोज कम ले देना है, क्योंकि ये लेग्यूमिनस क्रॉप है, जिसमें ऊपर में क्षमता होती है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने का, तो इसलिए हम नाइट्रोजन का डोज हम इसमें कम देते हैं। अब इंटरकल्चर ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम सब ये करते हैं, लेकिन उसमें वीडिंग ही नहीं करते, है ना? तो पहले प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए, ताकि उसकी प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें इरिगेशन देना चाहिए।
लेकिन उसके पहले हमें इंटरकल्चर ऑपरेशन करना चाहिए, जो आप वीडिंग कर सकते हो, चाहे आप हाथ से कर सकते हो या चाहे आप बीच में कोई एक इम्प्लीमेंट चला सकते हो जिसमें हैरोइंग कर सकते हो, या फिर आपके पास में लेबर की कमी है तो फिर आप वीडीसाइड यूज कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ रिकमेंड करेंगे कि ज्यादा के तौर आप लेबर के से ही अगर हम आप ये कर सकते हैं वीडिंग, तो वो ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पेंडामिथिलिन और मेटाक्लोर, राइट। तो ये जो वीडीसाइड है, इससे क्या होता है कि थोड़ा पहले ग्रोथ भी रिस्ट्रिक्ट होता है। जब आप देखोगे कि आप इसका स्प्रे करते हैं, तो हमने ये जो स्प्रे करते हैं तो हमें प्रॉपर एक नोजल आता है, वो नोजल ही यूज करना चाहिए। उसके ऊपर में एक ऐसा ऊपर में एक ऐसा ढक्कन आता है, ताकि वो जो ये जो वीडीसाइड है वो हमारे जो मेन जो क्रॉप है उसके ऊपर में नहीं गिरे। और ये सब जो है हमें 15 से 20 दिन पहले ही उसको यूज करना पड़ता है। अगर आप वीडीसाइड यूज कर सकते हो 10-15 दिन, 15 दिन पहले ही, और 15 दिन के बीच में ही यूज करना है ना। अगर आपको वीडीसाइड यूज नहीं करना है, अगर आप ये कर सकते हैं, तो आप लेबर का यूज कर सकते हैं। तो ये आपको इंटरकल्चर ऑपरेशन आपको करना ही है, आपको वीडिंग करना ही है। तो वीडिंग अगर ज्यादा आपके पास में वीड का प्रॉब्लम है, तो पहला वीडिंग जो है 15 दिन के बाद में, और दूसरा वीडिंग 35 डेज के बाद में आपको करना चाहिए। फिर क्योंकि क्या है ना, अगर वीडिंग करेंगे तो जो भी हमने न्यूट्रिएंट दिया है वो हमारे क्रॉप को ही मिलेगा। नहीं तो वीड अगर उसमें पूरा हमारा फील्ड जो है वीडिंग से भरा पड़ा है, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे वीड ही खा जाएंगे, और वीड ज्यादा बढ़ेगा और हमारा क्रॉप ठीक से बढ़ेगा नहीं। तो ये फोटोग्राफ में जैसे दिख रहा है आपको, इस तरह का आपका जो क्रॉप है आपको दिखना चाहिए। देखो यहाँ कहीं भी वीड का दिख नहीं रहा है ना। इस तरह से हमारी फसल दिखनी चाहिए, तभी हमें जो है ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं इरिगेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि सोयाबीन के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है कि वो 500 से 650 मिलीमीटर का होता है ना। तो इसके इसमें देखते होंगे कि ये सोयाबीन जो है ये सेंसिटिव क्रॉप है ना, वाटर स्ट्रेस के लिए, और पानी भी जाता है तो उसके लिए भी सेंसिटिव है। तो इसीलिए आपको अगर आपके एरिया में अगर बारिश नहीं आती है, डिले होती है, तो आपको 20 से 25 दिन के बीच में एक आपको इरिगेशन देना चाहिए। तो इसके लिए आप स्प्रिंकलर का यूज कर सकते हो, या फ्लड इरिगेशन भी यूज कर सकते हो। स्प्रिंकलर करते हैं तो आपको वेल एंड गुड है, अच्छा है ना। तो पहला, अगर आपके मतलब ड्यूरिंग अवर ग्रोइंग सीजन अगर आपके एरिया में बारिश नहीं आती है, तो पहला इरिगेशन जो पहला सोइंग के बाद में जो इरिगेशन है वो 20 से 25 दिन के बाद में करना चाहिए। दूसरा इरिगेशन फ्लावरिंग स्टेज पे होना चाहिए, ताकि हमारा पॉट फिलिंग प्रॉपर हो। तो उसके बाद का इरिगेशन, तीसरा इरिगेशन है 55 to 65 डेज के बीच में होनी चाहिए। अगर मॉइस्चर अगर ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग स्टेज अगर डिले होता है, तो हमारा क्रॉप का ग्रोथ ठीक से नहीं होगा, और हमें फिर चांसेस है कि हमें प्रोडक्शन कम आए, है ना। तो इसीलिए इरिगेशन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। देन उसी के साथ साथ अगर हमारे पास में इरिगेशन की कमी है, क्योंकि ये रबी खरीफ की फसल है, तो इसी दौरान जनरली बारिश आती ही है। लेकिन नहीं आती है तो तब की बात कर रहा हूँ कि इस स्टेज में हमको पानी देना है। ठीक है, अगर बारिश भरपूर आती है तो आपको ये जो दिख रहा है इस तरह से पानी भी जमा नहीं होना चाहिए, पानी जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए खेत से, ये भी ध्यान में देना है। ठीक है, तो इरिगेशन जो है, मॉइस्चर हमारे क्रॉप को मिलेगा, तभी हमारा प्रॉपर ग्रेन फिलिंग होगा, ये हमको ध्यान में रखना है। देन हम जाते हैं हार्वेस्टिंग के ऊपर, है ना। पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट मैं आगे में कवर करना रहा हूँ। तो ये सब हमने कर लिया है, हमने वीडिंग कर ली, सोइंग कर लिया है, अच्छी वैरायटी लगाई है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किया है, देन हमने वीडिंग भी किया है। अगर वीडिंग नहीं करते हैं तो हमें 30 से 40% जो प्रोडक्शन है कम करने की पूरी मतलब पॉसिबिलिटी है कि हमको उतना प्रोडक्शन कम आएगा। तो इसीलिए वीडिंग करना जरूरी है। और वीडिंग करने के बाद में जब सोयाबीन पूरा मैच्योर हो जाता है, मैच्योर जब उसका साइन दिखने लगता है कि जो फसल जो है ड्राई होने लगती है, तो उस टाइम में हमने इसका हार्वेस्टिंग करना चाहिए। तो हार्वेस्ट जो है प्रॉपर टाइम पे करना चाहिए। अगर प्रॉपर टाइम पे अगर हार्वेस्ट नहीं करती, वो ज्यादा दिन तक हम फील्ड में रखते हैं, तो जो हमारे जो पॉड है वो शटरिंग हो जाते हैं, तो सोयाबीन जमीन के ऊपर में गिरता है। ठीक है, तो इसलिए हार्वेस्ट प्रॉपर टाइम पे करना बहुत जरूरी है।
So after maturing the crop, the harvest the crop when the pod turn brownish in color, and जब 85 to 90% अगर उसमें लीफ फॉल होता है, जब उसमें सिर्फ फलियां ही दिखती है, वो आप समझ लेना है कि ये प्रॉपर हमारा स्टेज हार्वेस्टिंग के लिए आ गया है। उसके बाद अगर ज्यादा दिन में रखते हो तो जो स्प्लिटिंग हो जाएगा, शटरिंग हो जाएगा, और ये जो सब पॉट का जो बीज है वो आपके जमीन पे रुपये में गिरेगा। तो इसीलिए आपको प्रॉपर स्टेज पे हार्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। उसके हार्वेस्टिंग के बाद में आपको 4-5 दिन तक उसमें फील्ड में ही रखना है, धूप में उसको सुखाना है। क्योंकि अगर आप हीट करोगे, अगर उसमें मॉइस्चर होगा, तो उसमें फंगस लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए ये काट के उसको 4-5 दिन आप जमीन पे ही सुखा लीजिए, और उसके बाद में आप इसको इकट्ठा कीजिए 4 से 5 दिन के बाद में, और उसके इसमें हीप लगाइए, और उसके बाद में आपको थ्रेशिंग करना है। अगर आपके इसमें अगर मॉइस्चर होता है और आपने एक जगह जमा कर दिया, उसमें मॉइस्चर है, तो आपका सीड का जर्मिनेशन अफेक्ट हो सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखें, क्योंकि उसमें जो हीट होती है ना, वो हीट हमारा जर्मिनेशन जो है वो कम करने के लिए होता है, और जिसमें फंगस का भी डेवलपमेंट ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। सो इसीलिए ये जो काटने के बाद में 4 से 5 दिन अच्छी धूप उसको लगनी चाहिए। अगर धूप नहीं लगती 4 से 5 दिन, आप 8 दिन के बाद भी उसको इकट्ठा करना है। तो लेकिन उसमें मॉइस्चर का पूरा लॉस होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। उसके बाद में हम थ्रेशिंग करना चाहिए। सोयाबीन के केस में अगर आपको बीज अगले साल के लिए रखना है, तो आपको थ्रेशिंग के ऊपर में ध्यान देना है। क्योंकि अगर थ्रेशिंग प्रॉपरली नहीं होगा, उसका आरपीएम ज्यादा रहेगा, और अगर उसको सीड ब्रेक होगा, तो नेक्स्ट ईयर में आप जो सीड रखने वाले हो, उसका जर्मिनेशन परसेंटेज मार खाने का चांसेस ज्यादा होता है। तो इसीलिए थ्रेशिंग टाइम में जो थ्रेशर हम यूज कर रहे हैं, उसको पहले एक तो साफ करना चाहिए, क्योंकि ये थ्रेशर जो है एक फील्ड में से दूसरे फील्ड में, दूसरे फील्ड में से तीसरे फील्ड में ऐसे घूमते रहता है। तो इसीलिए जब ये सब जाता है, उस टाइम में हमारे जब खेत में आता है, तो उसमें जो भी सीड है वो पूरा क्लीन करना चाहिए, जिसमें भी कचरा है वो पूरा क्लीन होना चाहिए, जितने भी वीड्स है वो पूरा उसमें निकलना चाहिए, पूरा सफाई होना चाहिए, जाली है, पूरे भी जो पार्ट है उसमें अच्छे से उसकी सफाई होनी चाहिए। देन आपने अपने फील्ड के ऊपर में ये थ्रेशर लगाना चाहिए। ये पहला केयर आपको लेना है जब आपके खेत में जब थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर आता है तब। क्योंकि ये कितने जाने लोगों के पास में सिर्फ घूम के आपके खेत में आता है थ्रेशिंग के लिए, राइट। अगर आपका खुद का थ्रेशर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको ये थ्रेशर क्लीन करना है। उसके बाद में जो आपका आपका हीप आपने जो जमा किया है, आपको उसमें फिर थ्रेशिंग करना है। और आरपीएम उसका प्रॉपर 350 to 400 के बीच में ही रखना है। अगर ज्यादा आरपीएम होता है तो आपका सीट ब्रेक होगा, उसका जो ऊपर का कोट है वो ब्रेक होगा। वंस दैट कोट इज ब्रोकन, सो देन यू विल फेस अ प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट सीजन में जब उसका जर्मिनेशन ठीक नहीं होगा, तो इसीलिए वो कोट ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। जो सीड है हमारा स्प्लिट नहीं होना चाहिए, उसको किसी तरह से उसका इंजुरी नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये थ्रेशिंग के टाइम में हमें जान लेना चाहिए। और पहला जो सीड के लिए रखना है, तो पहले 2 बोरे जो है वो आप सीड के लिए नहीं रखना है, उसके बाद के आपको रखना है। और अच्छा सीड जो है वही आपको सीड के लिए रखना है, ये ध्यान में रखना है। तो ये थ्रेशिंग में ये जो मेजर है ये ध्यान में देना है। अभी जाते हैं पेस्ट एंड पेस्ट के ऊपर में। सो व्हाट आर द मेजर पेस्ट ऑफ सोयाबीन? सो दीज आर द पेस्ट, स्टेम बोरर है, स्टेम फ्लाई है, टोबैको कैटरपिलर है, ग्रीन सेमी क्लोवर है, और लीफ फोल्डर है। और कौन से डिसीज है? कॉलर रॉट है, स्टेम रॉट है, सोयाबीन मोजैक है, रस्ट है, और ब्राउन स्पॉट है। तो हम जैसे कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हमने क्या देखा था कि फार्म या कंपोस्ट, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट भी यूज करना है। सिमिलर वे में हमको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में ध्यान देना है। तो पहले हमने क्या किया, जब हमने सोइंग किया उस टाइम में हमने सीड ट्रीटमेंट किया। हम मैंने तभी उसी टाइम में बताया कि सीड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द डिसीजेस या प्रिवेंट द पेस्ट। जैसे कि हम ये दोनों का रोल इसमें होता है, टू प्रिवेंट द पेस्ट और प्रिवेंट द डिसीजेस। मोस्टली डिसीज के लिए हम जैसे कार्बनडिजिम यूज किया या थायरम यूज किया, है ना। सो दिस कम्स अंडर द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो पहले हमने सोइंग के टाइम में उसको ट्रीटमेंट किया। उसके बाद में हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिए, जो कि हमारा उसका न्यूट्रिएंट अपटेक अच्छा हो, उसका विगर अच्छा हो उसके लिए। तो इसलिए न्यूट्रिएंट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हमने ये चीजें देखने की आवश्यकता है। जो आपके स्क्रीन के ऊपर में ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये सब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की इसमें आता है।
तो पहला तो है रेजिस्टेंट वेराइटी आपको यूज करना है या टॉलरेंट वेराइटी यूज करना है। आपको समर डीप फ्लोइंग करना है, अगर इसमें कोई कीड़े होते हैं ये होते हैं, तो अगर हम 3 साल में एक बार डीप फ्लोइंग की रिकमेंडेशन देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे इसमें जो इंसेक्ट पेस्ट है, तो वो हम बर्ड्स हुए या फिर सनलाइट की वजह से वो मर जाते हैं। तो इसलिए जो टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर में जाता है, 45 डिग्री होता है, सो दैट टाइम सोइंग के 1 महीना पहले हमने डीप फ्लोइंग करना चाहिए। ये इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट में आता है। देन एप्रोप्रिएट सीड रिड्यूस करना है, सीड ट्रीटमेंट करना है, जो मैंने बता दिया है। बैलेंस न्यूट्रिशन करना है। आपको जो अफेक्टेड प्लांट है ये आपके फील्ड में वो डिस्ट्रॉय करना है, वीड निकाल देना है, प्रॉपर क्रॉप रोटेशन रखना है, ट्रैप आपको यूज करना है, बर्ड पिक्चर्स यूज करना है ना, फेरोमोन ट्रैप यूज करना है। बायोलॉजिकल पेस्ट है वो आप आगे में देखेंगे, केमिकल पेस्टिसाइड है। अगर आप में इसमें कोई पेस्ट आता है जिसका अटैक होता है, सो देन आपको पहले एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स आपको नीम ऑयल है, जैसे दशपर्णी है, इस तरह की चीजें, ब्रह्मा निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, वो आगे में देखेंगे हम, वो यूज कर सकता है, वो यूज कर सकते हैं। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता, अगर उससे कंट्रोल नहीं होता, तो देन यू कैन गो फॉर द केमिकल कंट्रोल मेजर, जिसमें हम अलग अलग केमिकल यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कम से कम अगर केमिकल का यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक का यूज कर सकते हैं, वो हमारे लिए अच्छा है ना। तो इसलिए ये सब पॉइंट जो है इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट में आते हैं, ये मैंने आपको यहाँ बताया है। सो पहला जो जो मेजर प्रॉब्लम है हमारे सोयाबीन में, दैट इज द स्टेम बोरर या गर्डल बीटल जिसको बोलते हैं, या स्टेम फ्लाई बोलते हैं। ये आपने फोटोग्राफ में देखा होगा। ये जो स्टेम बोरर है ये प्रॉब्लम करता है ये सोयाबीन की, इसमें ये आपका ये जो फोटो दिख रहा है, मेरा जो कर्सर दिख रहा है इसमें, ये इस तरह का होता है। तो इसमें क्या होता है, पौधा मतलब ऊपर से ऐसा मुरझाने लगता है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है बिफोर फ्लावरिंग कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है कि आपको उसको वो देखना है, और उसको स्टेम को उसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के बाद में अगर इसको ये इस तरह का दिखता है, ये जो लार्वा दिख रहा है आपको इस तरह से, ये जो मेरे स्क्रीन के ऊपर में, तो ये ऐसा सिम्टम अगर दिखेगा तो सो दिस इज अ स्टेम बोरर, राइट। या इसको इसमें स्टेम फ्लाई भी आता है, जिसमें ये देख रहे हैं आप ये फोटोग्राफ में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको अपने खेत में दिखती है बिफोर फ्लावरिंग। ये बिफोर फ्लावरिंग दिखते हैं, आफ्टर फ्लावरिंग नहीं दिखती है, बिफोर फ्लावरिंग। आपका जर्मिनेशन हो गया 15-20 दिन का क्रॉप होने के बाद में ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि लार्वा क्या करता है, कितने दिन के बाद करना है, जर्मिनेशन के बाद में क्या होता है। तो जर्मिनेशन के 10-15 से 20 दिन के बाद में इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। तो उसके ऊपर में क्या करता है कि इसमें पहले तो हमको क्या करना चाहिए, ये थाइमेथाक्साम जो है 30% का जो है, उसको 10 ml पर केजी से आपको सीड ट्रीटमेंट करना है पहले बिफोर सोइंग। अगर आपने नहीं किया है, तो अगर ये सिम्टम दिख रहे हैं, तो आप ये जो पेस्टिसाइड आपके स्क्रीन के ऊपर में दिख रहे हैं, जैसे कि क्लोरोटोनिल है 13.5, 30.5 SC जो है 3 ml पर 10 लीटर ऑफ वाटर है, या फिर प्रोफेनोफॉस है, या फ्लूमेंडोमाइन है। इस तरह की जो पेस्टिसाइड है आप उसको ये कर सकते हैं। पर ये लेकिन क्यूरेटिव केसेस में आता है, उसके पहले आप अगर नीम ऑयल यूज कर सकते हैं, तो वो अच्छा ये है। या फिर कोई अर्क है, ब्रह्मास्त्र है, निमास्त्र है, इस तरह की चीजें आपको पहले एज ए प्रिवेंटिव मेजर यूज करना है। अगर उससे नहीं होता है तो देन यू कैन गो फॉर द कंट्रोल मेजर्स। तो ये आपको ये ध्यान में देना है। देन लीफ माइनर है, लीफ फोल्डर है, कैटरपिलर है। तो ये इसके लिए आप फेरोमोन ट्रैप का यूज कर सकते हो या लाइट ट्रैप का यूज कर सकते हो। ये देखो ये पत्ते पूरा ये जालीदार हो जाते हैं, और ये लार्वा जो है पूरा फीड करता है। ये सिम्टम्स आपको जर्मिनेशन के 15 से 20 दिन के बाद में दिखाई शुरू जो होता है, उसके पहले भी दिखता है। तो आपको बर्ड पिचर्स लगा सकते हैं, लाइट ट्रैप लगा सकते हैं अपने फील्ड में। और ये एग मासेस जो है पहले आपको डिस्ट्रॉय करना है। और ये जो बेसिलस थोरनजीनिस जो है मार्केट में रेडीली अवेलेबल है, इसका स्प्रे आप कर सकते हो टू कंट्रोल द लीफ माइनर या लीफ फोल्डर। लीफ फोल्डर मतलब जो है, जो पत्ती जो है इली जो होती है अपने ऊपर में वो लपेटती है, सो उसको हम लीफ फोल्डर बोलते हैं, होल्ड करती है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लीफ फोल्डर। देन कैटरपिलर जो होता है, कैटरपिलर मतलब जो इली होती है, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में कैटरपिलर बोलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, सो ये भी इसको खाती है, पत्ते जो टेंडर लीव्स है खाती है, तो उसको भी आपको कंट्रोल करना जरूरी है। देन टोबैको कैटरपिलर, ये कभी कभी इतना उसके मैसेज मासेस में आते हैं तो पूरी ये पत्तियां जालीदार हो जाती है।
तो उसके लिए ये जो मेजर्स जो है आपको लेने चाहिए। ये क्या करता है, पूरा जो हमारी जो पत्तियां है खाने लगता है, और ये इतने क्वांटिटी में आते हैं, एक दिन में पूरा आपका फीड सफाचट कर जाते हैं, 1-2 दिन में या 3 दिन में। तो इसलिए आपको ये बर्ड पिचर्स आपको लगाने चाहिए, या फिर ये जो दवाई आपको दी है इसका आपको यूज करना है पर्याप्त मात्रा में। ठीक है। तो अगर ये करेंगे, इसके साथ साथ और भी कोई दवाई है वो जो मार्केट में अवेलेबल है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन इसको प्रॉपर प्रॉपर डोजेस में प्रॉपर स्टेज पे यूज करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये जो लार्वा है, ये अर्ली स्टेज में अगर इसको स्प्रे करेंगे या दवाइयाँ उसको प्रिवेंटिव मेजर करेंगे तो उसका कंट्रोल इजीली होगा। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, वो राह देखते रहते हैं 7-8 दिन, और बाद में डैमेज होने के बाद में, और जो लार्वा जैसे जैसे बढ़ने लगता है, और अगर हम केमिकल का यूज करते हैं या कोई ये भी यूज कर सकते हैं एज ए प्रिवेंटिव मेजर, तो उसके रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे। सो इसलिए प्रॉपर टाइम पे कोई भी पेस्ट मैनेजमेंट या डिसीज मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये हमको अप्रोप्रिएट मेजर करने चाहिए। दिस इज द ग्रीन सेमी लीपर, जिसको जिसको मराठी में, जो मराठी के यहाँ जो महाराष्ट्र से लोग ज्वाइन हुए उसको उंट अळी पण त्याला म्हणतात उसको, जो ऐसे 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 चलती रहती है उसको। उसको हम जैसे जैसे ऊँट चलता है ना, कैमल जैसे चलता है, उस तरह से ये चलती रहती है। तो इसलिए इसको मराठी में उसको उंट इली भी कहते हैं, उंट अळी त्याला म्हणतात। और उसको सेमिलूपर इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं। तो उसका कंट्रोल मेजर जो है उसी तरह से हमको करना है। तो बेसिकली ये जो 3-4 जो पेस्ट है, ये बिफोर फ्लावरिंग ही ज्यादा आते हैं, और उसका कंट्रोल हमने प्रॉपरली करना चाहिए, जो कि कंट्रोल मेजर सेम ही है जो कि बाकी इसमें जो था। तो इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास में समय की कमी है, राइट। अब बाद में देखेंगे कि मेजर डिसीजेस। तो कॉलर रॉट एक इम्पोर्टेंट है। सो जिसमें क्या होता है कि आप ऐसे देख रहे होंगे कि ये फोटोग्राफ में, ये जो आपका जो प्लांट है उसके ऊपर में से पाउडरी आपको ये दिखने लगता है, इसमें है ना, ये पाउडरी पाउडरी ऐसे दिखने लगता है। तो दिस इज द सिम्टम ऑफ द कॉलर रॉट। तो उसमें एक तो क्या होता है, ये मिट्टी से ये उसका ट्रांसमिट होता है। तो इसमें आपने पहले डीप समर फ्लोइंग करना चाहिए, तो कि हमारे जो भी उसके हमारे जो खेत है उसमें अगर उसका अंश है तो उसको हम जब डीप फ्लोइंग करेंगे तो ये मर जाएंगे। दूसरा जो है, हमें सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। सो दैट इज यू, सो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये जो सब डिसीजेस है इसका कंट्रोल कर रखने के लिए सीड ट्रीटमेंट का महत्व क्या है। सो एट द टाइम ऑफ सीड ट्रीटमेंट, आप अगर प्रॉपरली अगर सीड ट्रीटमेंट किया है कोई भी फंजीसाइड का या ट्राइकोडर्मा का, या फिर हमें जो माइक्रोबियल जो है उसका, सो इसका चांसेस कम होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आ ही नहीं सकता, बट चांसेस आपके कम रहेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको ये इसका अगर प्रिवेंशन करना है, और तो क्या करना चाहिए, और कंट्रोल करना है तो क्या करना चाहिए, राइट। तो ये आप ये कर, अगर आ जाता है ट्रीटमेंट के बाद में भी, तो आप कार्बन जो है, जो बेविस्टिन मिलता है मार्केट में, सो 50% वेटेबल पाउडर जो है 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम पे पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, देन ओनली यू विल गेट द गुड यील्ड, है ना, यू कैन एक्सपेक्ट द गुड यील्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, प्रॉपर टाइम करूंगा। जैसे कि हमारी बात करते हैं, हमको अगर बुखार आता है और प्रॉपर में हम क्या करते हैं पहले, हमको अगर आज बुखार आता है तो हम देखते हैं आज के दिन कि क्या होता है ना। तो पहले क्या करता है, हम होम रेमेडीज उसमें करते हैं। तो कोई काढ़ा लेगा, या कोई कषाय लेगा, या कोई गार्गल करेगा अगर हमारा थ्रोट इन्फेक्शन है, या फिर कोई पैरासीटामोल लेता है थोड़ा। लेकिन अगर दूसरे दिन भी पता चलता है कि नहीं नहीं बुखार पड़ा, देन ओनली हम डॉक्टर के पास में जाते हैं और उसको रेफर करते हैं, राइट। तो सिमिलर वे में, लेकिन उसका प्रॉपर टाइम पे अगर किया और आपने 8-10 दिन में उसको देखते रहे कि, और 8-10 दिन बुखार आते रहा और आपने प्रॉपर टाइम पे उसका नहीं लगा, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर डेंगू है क्या, कि या फिर दूसरे कोई सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर टाइम में डायग्नोसिस करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सिमिलरली, जैसे कि हम हमारे केस में प्रॉपर टाइम पे बोलते हैं डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, तो सिमिलरली उसी वे में पेस्ट एंड डिसीज के केस में भी प्रॉपर डायग्नोसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और उसका कंट्रोल मेजर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो प्रॉपर हमने सही समय पे करना चाहिए। देन रूट एंड स्टेम रॉट जो होता है, इसमें आप देख रहे हो किसी में पूरे रूट सड़ जाते हैं और पूरे पत्ते ऐसे खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने सीड ट्रीटमेंट ही इसका एक इलाज है। ये होने के बाद में आप कितना भी स्प्रे करो, कुछ नहीं होने वाला है।
या आपका प्लांट रिक्रूट नहीं होगा। सो सीड ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। सो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको बिफोर सोइंग सीड ट्रीटमेंट करना है। जैसे कि मैंने बताया कि अगले दिन केमिकल सीड ट्रीटमेंट करना है, और बिफोर सोइंग 3 to 4 आवर्स आपको जो हमारे जो माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सीड ट्रीटमेंट है या फिर ट्राइकोडर्मा का सीड ट्रीटमेंट है वो हमें करना है, राइट। सो देन ये सोयाबीन मोजेक ये भी एक डिसीज है जो आपको दिखता है जनरली, कम इसमें दिखता है लेकिन दिखता है। तो इसलिए अगर ये दिखता है तो इसके लिए भी आपको ये ऐसे प्लांट है आपको उखाड़ के पहले ही फेंक देना चाहिए। आपको ध्यान नहीं, और रेजिस्टेंस वेराइटी या जो वेराइटी है उसमें लगाना चाहिए, राइट। तो ये चीजें हम करेंगे। अगर अगर ये जनरली जो वायरस है ये सकिंग पेस्ट जो होती है उससे फैलता है, तो इसलिए इसके कंट्रोल के लिए आप थाइमेथाक्साम का स्प्रे कर सकते हो, या कोई भी आपको एक मतलब कांटेक्ट या सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, है ना। जनरली ये व्हाइट फ्लाई से बढ़ता है। जैसे रस्ट दिखता है, ये रस्ट जो है आपको लेटर स्टेज में दिखेगा, आफ्टर फ्लावरिंग के इसमें ज्यादा दिखने के चांसेस है। सो इसमें जो है ये ब्राउनिश ऐसे स्पॉट आपको इसमें लीव्स के ऊपर में दिखेंगे, पत्ते के ऊपर में दिखेंगे, और ऐसे लीजन्स आपको ये दिखते हैं। सो दिस इज द क्लियर सिम्टम्स ऑफ रस्ट। सो इसके लिए आपको एक तो रेजिस्टेंस वेराइटी लगाना है, या फिर पेप्रोकोनाजोल आपको 35 SC का 2 ml का स्प्रे, या हेक्सोकोनाजोल, या फिर कार्बनडाजिम 50% वेटेबल पाउडर आपको आपको ये स्प्रे करना है इसके कंट्रोल के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अब तक हमने देखा कि पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट करना कैसे करना है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के बारे में हमने देखा कि ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीजों के ऊपर में जरूरी है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको उसी टाइम में बताया है। सो देन कल्चर प्रैक्टिसेस, सिलेक्ट सुटेबल रेजिस्टेंस एंड मॉडरेट रेजिस्टेंस वेराइटी एंड यूज डिसीज एंड इंसेक्ट फ्री सीड्स, ये इंपॉर्टेंट है। सीड ट्रीटमेंट करना है, टाइमली प्लांटिंग और सोइंग करना है। टाइमली प्लांटिंग बोलने के वजह सोइंग बोलना है आपको, अब हम बोलते हैं। देन आपको जो भी वीड्स है उसको निकालना है प्रॉपर टाइम पे, और बैलेंस यूज करना है, बैलेंस फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आपको करना है। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट याद करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सोयाबीन इज ऑयल सीड क्रॉप। सो उसके लिए अगर हम सल्फर का यूज करेंगे तो आपके ऑयल परसेंटेज बढ़ेगा, उसका शाइनिंग भी अच्छा रहेगा, उसका वेट गेन भी होगा। सो दिस के लिए कल्चर प्रैक्टिसेस में ये हम चीजें आपको अडॉप्ट करना है। सो देन आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 क्विंटल पर एकड़, या 12 क्विंटल पर एकड़, या 10 क्विंटल पर एकड़, है ना। क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ही कम है, जो कि 9.5 से 12 क्विंटल पर हेक्टर है। मैं पर एकड़ 10 क्विंटल से 12 क्विंटल या 15 क्विंटल की बात कर रहा हूँ। ओके। सो इस तरह से हम प्रॉपर वीड मैनेजमेंट है, वाटर स्टेग्नेशन अगर हम अवॉइड करते हैं, डिसीजेस का प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये सब करने से हमें अच्छा यील्ड आएगा। ये हमें बचाने की कोशिश की है। तो ऐसे सब करेंगे तो हमें ये जो प्रोडक्शन है 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टर हमें मिल सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसानों ने लिया है, लोगों ने लिया है, हमने भी हमारे फार्म के ऊपर में लिया है ना। अगर आप बोलोगे कि हमें 25 से 30 क्विंटल मिलेगा और आपने मिलना चाहिए, और आपने शैलो सोइल पे लगाई है जहाँ की डेप्थ 15 से 20 सेंटीमीटर है, सो यू विल नॉट गेट 25 to 30 क्विंटल्स ऑफ यील्ड पर। ओके। सो मीडियम टू हेवी सॉइल अगर जहाँ होती है उसका प्रॉपर ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट होता है, उसमें आपने प्रॉपर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किया है, प्रॉपर उसको सब पीओपी आपने अडॉप्ट किए, उसका मॉइस्चर भी आपने प्रॉपर दिया है, प्रॉपर स्टेज पे हार्वेस्टिंग किया है, तभी आपको ये यील्ड मिलेगा। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग यही तक की बात करते हैं, लेकिन मैं इसके आगे की भी बात में कर रहा हूँ। इसका रिलेशन क्या है वो आपको पता चलेगा कि जर्मिनेशन अगर आपको अच्छा चाहिए, अगर आप सीड जर्मिनेशन के लिए रखते हो आपके घर के लिए है, या फिर आप एज अ सीड प्लॉट किया है कोई सोयाबीन का और आपको बेचना है, सो आपको इस पॉइंट के ऊपर में ज्यादा ध्यान रखना है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। जनरली किसान क्या करते हैं कि आफ्टर थ्रेशिंग वो बोरे में भरते हैं, और वो बोरे भी प्रॉपर उसको वो पहले डिसइंफेक्ट नहीं करते हैं। अगर वो सोयाबीन आपने जो निकाला है मतलब थ्रेशिंग के बाद में भी निकाला है, तो उसको 3-4 दिन सुखाना चाहिए, एक सनलाइट में प्रॉपर सूखना चाहिए।
उसके बाद में ये ऐसी बोरे में रखना, वो भरना चाहिए, क्योंकि जो मॉइस्चर कंटेंट है सीड का वो 10% के नीचे चाहिए, 10 से 12% के नीचे चाहिए। अगर ये 14% 15% होता है तो देन ये जब आप भरा हो उस टाइम में उसको फंगस लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको ये मॉइस्चर परसेंटेज जो है आफ्टर हार्वेस्टिंग, आफ्टर सॉरी नॉट आफ्टर हार्वेस्टिंग, आफ्टर थ्रेशिंग, आपको ये जो थ्रेशिंग किया हुआ जो सोयाबीन है आपको वो सनलाइट में आपको रखना है 3-4 दिन। और उसके बाद ही आपको उसका प्रॉपर मॉइस्चर लेवल कम आने के बाद में, 10% के नीचे आने के बाद में, देन ओनली आपको ये जो जूट के बैग है या कोई जो बैग यूज कर सकते हैं उसमें भरना है। अगर आप सोयाबीन सीड पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो आप जूट बैग में रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल जो प्लास्टिक बैग आती है उसमें तो ना हवा जाती है ना कोई मॉइस्चर जाने के चांसेस ये होते हैं। तो इसलिए अवॉइड कीजिए कि सोयाबीन अगर आपको सीड पर्पज के लिए रखना है तो वो प्रॉपर ड्राई होना चाहिए, उसका प्रॉपर आरपीएम के ऊपर थ्रेशिंग होना चाहिए, देन ओनली। और अगर ये एक के ऊपर में आप 3 से 4 चार चार बोरे के ऊपर में अगर रखते हो तो ये प्रेशर नीचे के बोरे में आने की वजह से क्या होगा कि इसका जर्मिनेशन हैम्पर हो सकता है, उसका ऊपर का सीड कोट है ये हैम्पर होता है। हमने बहुत सारे सीड प्लॉट लिए हैं तो हमने ये देखा है कि फार्मर ने अगर आरपीएम ज्यादा रखा, अगर फार्मर ने उसको प्रॉपरली एक के ऊपर में प्रॉपरली नहीं रखा, ज्यादा एक के ऊपर में से 6-7 बोरे रखे तो उसका जर्मिनेशन हैम्पर हुआ है, तो उसका जर्मिनेशन 60 to 50% के बीच में आया है जो पास नहीं हुआ है, और फिर उसको वो सोयाबीन उसको एज अ सीड प्लॉट ट्रीट नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो किसान या हमारे जो आज हमारे जो स्टाफ यहाँ जुड़े हुए हैं या जे वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, उनको ये ध्यान में रखना है कि फार्मर्स को ये को बताना है या किसान जो है उसने ये ध्यान में देना है कि हम जब जर्मिनेशन अच्छा चाहिए तो हमको इस तरह से 3-4 बोरे के ऊपर में हमको ये ऊपर ज्यादा बोरे रखने नहीं चाहिए, उसको मॉइस्चर कम 10% के ऊपर में कम होना चाहिए। और ये बैग ये जब रखते हैं तो ये सब सारी चीजें जो यहाँ दी हुई है ये आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। सो ये जो है आज के जो सोयाबीन के वेबिनार का जो इम्पोर्टेंट जो मेन पॉइंट्स थे जो कि हमने आपको अडॉप्ट मतलब आपने करने चाहिए सोयाबीन कल्टीवेशन के टाइम पे, ये हमने आज आपको बताई है। तो आशा करता हूँ कि आपने ये सब नोट डाउन किए होंगे या आपने स्क्रीनशॉट भी निकाला होगा और आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मैं यही अपना जो भी आज का जो टॉपिक है यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू कड़ाव सर, बहुत ही अच्छा वेबिनार रहा। अभी सेशन ओपन है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। आपके अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स है तो क्वेश्चन आंसर सेक्शन या चैट सेक्शन में टाइप करिए, या फिर अगर आप हैंड रेस करते तो हम आपको बोलने का मौका भी देंगे। तो द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। हालांकि आज के इस वेबिनार में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए इम्पोर्टेंट है वो सभी मैंने कवर किए हैं। इससे ज्यादा तो एक तो वैरायटी का है, वैरायटी का पर्पसफुली मैंने आज के आपको लगता होगा कि आज के जो पार्टिसिपेंट या जुड़े हुए हैं कि आपने सर वैरायटी के बारे में कुछ नहीं बोला। तो वैरायटी के बारे में इसलिए नहीं आपने ज्यादा इसमें मैंने बात की है कि क्योंकि हर एक रीजन के लिए अलग अलग वैरायटी है। जो सोयाबीन का रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इंदौर में बेस्ड है या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने ऑलरेडी उस एरिया के लिए वेराइटीज उन्होंने ऑलरेडी रिकमेंड की है। जैसे कि महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जैसे आगरकर इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट में कुछ वैरायटी बताई है, या फिर कोंकण कृषि विद्यापीठ में उनके एरिया के लिए बताई है, पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ में उन्होंने उनके लिए के लिए बताई बताई है। जैसे कि ये जो इंदौर का जो इंस्टीट्यूट है सोयाबीन का, उन्होंने अहिल्या नाम से बहुत सारे वैरायटी उन्होंने बताई है। महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर उन्होंने उनके एरिया के लिए बताई है। तो हर एक एरिया के लिए हर एक वेराइटी उन्होंने अपने एरिया के लिए रिकमेंडेड वेराइटी जो बताई है, जो कि उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी और थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी भी उसमें है। सो इसलिए आपको वो वेराइटी कहाँ मिलती है आपके एरिया में वो आपको देखना है, और वो फार्मर्स की डिमांड क्या है, सो उस बेसिस के ऊपर में आप
वो वेराइटी सिलेक्ट करके आप उसका चयन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सोयाबीन कल्टीवेशन में प्राइवेट पार्टनर भी, प्राइवेट जो कंपनियां है वो भी अपनी वैरायटी लोग लगाते हैं, फार्मर्स लगाते हैं। सो उसमें वैरायटी आपके एरिया में जो रिकमेंडेड है, जो फार्मर की चॉइस है, जिसमें अच्छा प्रोडक्शन आता है, सो यू कैन गो फॉर दैट वेराइटी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फॉलो करना है, जिसमें जो टेक्नोलॉजी फॉलो करनी है, वो वो सेम ही है। ठीक है, जो रिकमेंडेड डोज है, या फिर आपने जो ब्रॉड बेस्ड फरो लगाया है, तो उसमें सीड रेट कम होता जाता है। जनरेशन नहीं है तो सीड रेट ज्यादा हो जाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आपने रखना है। तो ऑलमोस्ट जो भी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं। लेकिन इससे अलावा भी कोई सवाल है सो आप उसमें पूछ सकते हैं। ये सर रवि रंजन जी पूछ रहे हैं कि इंटरक्रॉपिंग और बॉर्डर क्रॉपिंग में कौन से क्रॉप्स लगा सकते हैं। सो इंटरक्रॉपिंग जो है, इंटरक्रॉपिंग में कौन से क्रॉप कर सकते हैं? तो जनरली इंटरक्रॉप इंटरक्रॉप जो होता है, जनरली अभी महाराष्ट्र का जो हम बात देखते हैं, तो तूर और सोयाबीन का जो कॉम्बिनेशन जो है, उसमें एक वो भी जनरली लोग फॉलो करते हैं, मतलब जो ये है। लेकिन जैसे कि हम इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं, तो उसमें सीरियल क्रॉप आप लगा सकते हो, सीरियल। और आपका जो ये सोयाबीन जो है ऑयल सीड में आता है, जो कि लेग्यूमिनस क्रॉप भी है, तो और शॉर्ट ड्यूरेशन भी है। तो आप जो कि मतलब आप उसमें आप वो कर सकते हैं, सीरियल वर्क, सीरियल्स। या फिर जो भी कुछ एरिया में, जैसे विदर्भ की भी बात करते हैं, तो वो तूर और सोयाबीन का ये लगाते हैं। तो 3 से 4 रो सोयाबीन का लगाते हैं, उसमें 2 रो तूर के लगाते हैं। तो सोयाबीन निकालने के बाद में तूर का ये बढ़ जाता है। या कुछ किसान कॉटन में भी सोयाबीन का बीच में करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन एज ए इंटरक्रॉप आप लगा सकते हैं। लेकिन एज ए सोयाबीन इंटरक्रॉप आप सीरियल्स में भी लगा सकते हैं। सर बेसिकली बॉर्डर के लिए सोयाबीन क्या, बॉर्डर के लिए भी पूछा है उन्होंने। बेसिकली सोयाबीन एक लेग्यूमिनस क्रॉप है वो, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और लेग्यूम क्रॉप को नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है, और सीरियल क्रॉप्स को नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा लगती है। तो वो जो भी हमारे सोयाबीन ने फिक्स किया हुआ नाइट्रोजन है, वो सीरियल क्रॉप्स को अपटेक करने के लिए हो सके, इसलिए जनरली सोयाबीन का इंटर क्रॉपिंग लेते समय सीरियल और लेग्यूम्स ऐसा कॉम्बिनेशन करके इंटर क्रॉपिंग किया जाता है। तो आप सीरियल में से कोई भी सीरियल क्रॉप्स सोयाबीन के साथ इंटर क्रॉपिंग के लिए चयन कर सकते हो। बेसिकली इंटरक्रॉप मतलब जो हमारा मेन सोयाबीन है, उसमें दूसरा क्रॉप जो लगाना है, दैट इज ए इंटरक्रॉप। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग रीजन में लेते हैं। जैसे कि विदर्भ का मैंने बताया है ना, तो वो आप ले सकते हैं। और बॉर्डर क्रॉप की बात करते हैं, तो सोयाबीन में जनरली बॉर्डर क्रॉप जो है, वो उसमें जैसे कि आप बॉर्डर क्रॉप कोई भी लगा सकते हो, ऐसा कोई मतलब इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें अगर पेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हम जैसे कि निमेटोड अगर आते हैं, तो इसमें भी निमेटोड का भी उतना उतना प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो सोयाबीन है, इसमें जैसे एज ए ट्रैप क्रॉप करके आप जैसे गेंदा गेंदा वगैरह ऐसा कुछ लगा सकते हैं इसमें, है ना। तो लेकिन बॉर्डर बॉर्डर क्रॉप के लिए उतना ऐसा कोई रिकमेंडेशन इसमें नहीं है कि आपको ये लगाना ही चाहिए करके। लेकिन अगर कभी कभी बड़े मतलब एपिडेमिक जो ये आता है, तब जो पेस्ट पेस्ट मैनेजमेंट है बहुत ही ज्यादा आ जाता है। तो उस टाइप में, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर जो है करना बहुत जरूरी होता है, और राइट टाइम पे करना बहुत जरूरी है होता है ना। तो बॉर्डर क्रॉप के लिए ऐसा ज्यादा कोई मतलब उसमें ये नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बॉर्डर क्रॉप में ये लगाओ करके। लेकिन आप लगा सकते हैं, जो कि मैंने एग्जांपल याद दी है। सीड ट्रीटमेंट कौन सा करना है, जैसे कि मैंने, आप शायद लेट ज्वाइन हुए सूरज कुमार जी, कि सीड ट्रीटमेंट में जो है, जैसे कि मेरे स्लाइड में आपको मेंशन किया है, थायरम का सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर कार्बन डेजिम का कर सकते हैं, 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड,
जो कि मैंने बताया था उस टाइप पे मैंने मेरे जो स्लाइड था उसमें ये भी लिखा था, ये जो केमिकल का सीड ट्रीटमेंट है जो फंजीसाइड के लिए हम फंगस मतलब जो डिसीज के लिए हम करते हैं, जो कि मैंने बताया था कार्बनडेजिम या थायरम, राइट। तो वो 2 ग्राम पर केजी सीड आपको यूज करना है। दूसरा जो मैंने बताया था कि आप ट्राइकोडर्मा का भी यूज कर सकते हैं। तो केमिकल में जैसे कि पहले दिन आपको क्या करना है, जैसे कि आपको कल सोइंग करना है, बोना कल है, राइट। आज की 24 तारीख है, आपको 25 तारीख को बोना है, सीड सोइंग करना है। तो आपको केमिकल का सीड ट्रीटमेंट जो थायरम है या फिर आपको ये है क्या बोलते हैं कार्बनडेजिम है, 2 ग्राम पर केजी सीड आपको आज करना पड़ेगा। और वो सीड ट्रीटमेंट के बाद सीड जो है आपको ऐसे ही छांव में रखना है। और कल बिफोर सोइंग आपको राइजोबियम का सीड ट्रीटमेंट और ट्राइकोडर्मा का सीड ट्रीटमेंट 2 से 4 घंटा पहले आपको वो करना है, आफ्टर केमिकल सीड ट्रीटमेंट। उल्टा नहीं करना है कभी भी आपको। कभी भी हम केमिकल का सीड ट्रीटमेंट पहले करते हैं, उसके बाद में हम जो बायोलॉजिकल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। नहीं तो आप उल्टा करेंगे तो फिर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सीड ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल किया होगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, राइट। तो मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या करना है, ठीक है। और मैंने मेरे वेबिनार में मेरा जो स्लाइड था उसमें भी एक स्लाइड सीड ट्रीटमेंट का दिया था। अगर केमिकल का करना है तो थाइमेथाक्साम जो है उसका भी आप इंसेट के लिए आप स्टेम बोरर के लिए या स्टेम शूट फ्लाई जो स्टेम बोरर है उसका सीड ट्रीटमेंट आप थाइमेथाक्साम का भी कर सकते हैं 2 ग्राम पर केजी सीड का। गजानन जी अनम्यूट करके आपका प्रश्न पूछिए। गजानन जी, आपने हैंड रेस किया था, आप अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछिए। तब तक अगर किसी के कुछ प्रश्न हो तो प्लीज क्वेश्चन आंसर सेक्शन या चैट में अपने क्वेश्चंस टाइप करिए। गजानन झाडे झाडे, तुमचा काही प्रश्न असेल तर विचारा, अनम्यूट करा आणि प्रश्न विचारा। तो रिक्वेस्ट बोलिए बोलिए। झाडे साहेब शायद बोला। शायद गलती से हैंड मला राइज वाटतं हुआ त्यांचा होगा। चुकून त्यांचा हात राहिला असेल। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हम और 1-2 मिनट रुकेंगे, अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज क्वेश्चन आंसर सेक्शन या चैट में टाइप करिए। ओके आई थिंक ऐसा कोई कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं कोई है तो क्वेश्चन शायद नहीं है, आई थिंक यस। सो हम कंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच कड़ाव सर और सागर सर। कोई प्रश्न आया है प्लीज ये जो शेयर, सी फील फ्री ट्रीटमेंट टू का शेयर। इन्होंने बताया है, मैं एक बार शेयर करता हूँ मेरा स्लाइड, एक जस्ट मिनट इनके लिए। जो सूरज कुमार जी ये बोल रहे हैं कि एक जस्ट मिनट है। ये मेरा पीपीटी दिख रहा है आपको? नहीं सर, हेलो, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है जस्ट सर। मिनट। तो सूरज कुमार आप तो स्क्रीनशॉट ले ले या फिर फोटो निकाल ले, जो कोई जो भी आपको कन्वीनियंट हो। अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, उसको शो करिए। ये देखो सी ट्रीटमेंट का इसमें दिखा है, इसमें क्लियर कट पूरा मेंशन है कि सी ट्रीटमेंट हम किससे करते हैं और कितना क्वांटिटी लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। इतना ये है कि राइजोबियम है, आप आजकल ये मैंने चारकोल बेस का लिया था जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल है, या लिक्विड भी अवेलेबल है, तो आप लिक्विड का भी ले सकते हो। लेकिन ट्राइकोडर्मा जो है ये 4 ग्राम पर केजी राइजोबियम कल्चर है, बिकॉज
this soybean is a leguminous crop, so that's why we use this rhizobium. अगर वो ये होता पल्सेस या ये होता मतलब सीरियल्स होता तो हम अजरबैक्टर यूज करते हैं। तो पहला जो कार्बन डेजिम और थायरम है अगले दिन करना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये 2 ग्राम पर केजी सीड ये करना है, जो कि कल अगर आपको सीड सोइंग करना है तो आज ये कार्बनडेजिम या फिर थायरम, या दो में से कोई भी एक लेके ये केमिकल से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या इसके साथ साथ आप ये थायमिथॉक्साम का भी उसमें मार्केट में अवेलेबल होता है, वो भी आप शूट फ्लाई या स्टेम बोरर जो इसको बोलते हैं उसका कंट्रोल के वो भी आप यूज कर सकते हो। और दूसरे दिन बिफोर सोइंग 2 से 4 घंटा पहले आप ये राइजोबियम या ट्राइकोडर्मा का सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको वो बिछाना है। जो भी सीड आपको यूज करना है, 1 एकड़ के लिए, 2 एकड़ के लिए, 2 हेक्टर के लिए, जो भी आपका एरिया है उस हिसाब से आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी में लेना है, उसको डालना है। अगर आप कार्बन डेजिम या थायरम अगर लेते हैं तो आप उसको उसको थोड़ा पानी उसमें छिड़कना है। पानी इतना ही लेना है कि सिर्फ वो ये जो कार्बन डेजिम या थायरम उसके ऊपर चिपक के रहे। और ये थायरम जो है जनरली अगर आंख में जाता है तो जलन होती है, तो उस टाइम में अपने गॉगल या कोई ऐसे पहनना चाहिए, हैंड ग्लोव्स पहन के उसको सी ट्रीटमेंट प्रॉपर करना चाहिए। ठीक है, और दूसरे दिन ये करना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस। तो ओके पूजा मैडम। यस सर, एक आखिरी सवाल है, वो ले अच्छा, लेते हैं। ओके। Won't we have to use hybrid seeds for seed production? देखो ऐसा है कि सोयाबीन में अभी हाइब्रिड आया नहीं है, जो भी सब इम्प्रूव वेराइटीज है। और सब लोग इम्प्रूव वेराइटी यूज कर रहे हैं। और मेजर पूरे वेराइटी जो इंडिया में इसमें अवेलेबल है वो हाइब्रिड ही है, सॉरी इम्प्रूव वेराइटी है। तो आप ये जो सीड है आप इसको अपने खेत में तैयार कर सकते हैं। जो कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि मार्केट में इस साल सीड आप ला सकते हो, 1 बैग या 2 बैग ला सकते हो। उसका जर्मिनेशन टेस्ट कर सकते हो, मतलब करना है, उसके बाद में उसको सोइंग करना है। और जो भी मैंने आज ये सब डिस्कस किया है, मतलब जो पॉइंट्स, उसको पूरा प्रॉपरली फॉलो करते हुए जो सीड आएगा उसको रखेंगे और अगले साल यूज करेंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे किसान जो भी सीड है वो बेच देते हैं, और अगले साल जो बेचते हैं तो उसका 4,000 रुपये क्विंटल रेट रहता है जब हम बेचते हैं। और जब सीड लाते हैं वो 100 रुपये केजी लाते हैं। तो ये 60 रुपीज का डिफरेंस है, वो हम अपना बचा सकते हैं। तो इसलिए जो अच्छे किसान हुए वो खुद का सीड खुद रखते हैं और उसका जर्मिनेशन परसेंट जो टेस्ट करते हैं लगाने के पहले। तो इसलिए जो इम्प्रूव सीड है वो हम यूज करना है। हाइब्रिड सीड तो सोयाबीन में आया नहीं है। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। इसी के साथ मैं ये वेबिनार कंक्लूड करती हूँ। जो जुड़े हैं उनको धन्यवाद जुड़ने के लिए, और थैंक यू सागर कड़ाऊ जी और सागर जादव जी फॉर बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन और सही समय पर इंफॉर्मेशन देने के लिए। धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच पूजा मैडम, और बाकी जो जो भी आज के जो हमारे जो पार्टिसिपेंट है इस वेबिनार में, आपने ये जो आज का जो वेबिनार आपके पॉइंट नोट डाउन किए होंगे और आपने सभी चीज़ें अब अच्छे से सुनी, इसलिए आप सभी का तो मैं थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।